गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपने दूसरा लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था आनुवांशिक अभियांत्रिकी, पादप अभियांत्रिकी जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में देखिए टीआई प्लाज्मिक जो ट्यूमर प्लाज्मिड होता है उसमें उसके बारे में चर्चा की थी, और कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था अर्बुद निर्माण। ठीक है, आज अपन पढ़ना है अपन को एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अन्य पादपों में जीन स्थानांतरण। जीन स्थानांतरण की विभिन्न विधियां अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, आज एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अन्य पादपों में जीन स्थानांतरण कैसे होता है तो देखिए। एग्रोबैक्टीरियम वाहक द्वारा जीन स्थानांतरण के लिए चुने गए डीएनए को निरस्त्रीकृत टीआई प्लाज्मिड के टी डीएनए में निवेशित किया जाता है। ठीक है, निरस्त्रीकृत टीआई प्लाज्मिड में स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात जिसका वो जो आवरण होता है, ठीक है, झिल्ली होती है वो ना हो, निरस्त्रीकृत मतलब झिल्ली ना हो, झिल्ली रहित टीआई प्लाज्मिड में के टी डीएनए में ट्रांसफर डीएनए में इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्रांसफर होता है वही स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो अगर उसमें अपन टी डीएनए में स्थानांतरित करेंगे, अगर स्थानांतरित जीन उसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो अगली पीढ़ी में जाएगा। इसके लिए सामान्यतः टीआई प्लाज्मिड के सहसमाकलित अथवा द्विवाहक प्रारूप का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त पुनर्योगज टीआई वाहक को एग्रोबैक्टीरियम में प्रवेश कराते हैं। इसके बाद पादप कोशिकाओं का रूपांतरण निम्न दो विधियों से करते हैं। देखिए, पादप कोशिकाओं का रूपांतरण फिर कौन सी दो विधियों से होता है। पहला है उत्तक कर्तोतक के साथ सह संवर्धन तथा दूसरा है पाद पे रूपांतरण। ठीक है, तो पहली विधि देखते हैं अपन, उत्तक कर्तोतक के साथ सहसंवर्धन द्वारा कैसे स्थानांतरण किया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम को कोशिका संवर्धकों अथवा कर्तोतक के साथ सहसंवर्धन करते हैं। जैसे टमाटर, तंबाकू, पिट्यूनिया आदि की पत्तियों के डिस्कों का व्यापक सहसंवर्धन करते हैं, जिनके द्वारा उत्पादित एसिटोसिरिगोन वायरस ओपेरॉन्स को सक्रिय करता है। ठीक है, ज़्यादातर अपन टमाटर, तंबाकू, पिट्यूनिया की पत्तियों के डिस्कों का व्यापक सहसंवर्धन करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, जो उत्पादित होता है एसिटोसिरिगोन वीर ऑपरेंस को सक्रिय करता है। ये क्या एसिटोवीर ऑपरेंस को सक्रिय करता है। ठीक है, देखिए इधर नीचे क्या दे रखा है, ये तो अपना टीआई प्लाज्मिड है, इसको ठीक है पहले यहाँ से काटा जाता है। ठीक है, काटने से ये जगह हो जाती है और ये लक्ष्य जीन है जो हमें आगे स्थानांतरित करना है, इसको यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है, लक्ष्य जीन से एकीकृत टी डीएनए बनता है, फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में डालते हैं, फिर इसका क्या होता है, प्रतिलिपियाँ बनती हैं। ठीक है, पत्ती के द्वारा अमान्य एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का सहसंवर्धन होता है, आगे फिर इनके चारों तरफ झिल्ली बन जाती है और ये फिर प्रेरण माध्यम द्वारा आगे ये अपना प्रोटोप्लास्ट और सब बना लेते हैं, फिर रूपांतरित पादप इनको उगते हैं, ये वापस फिर इनकी उपज होती है, रूपांतरित पादप बन जाते हैं। ठीक है, देखिए हाँ, लास्ट लाइन अपन ने पढ़ी थी कि देखिए तंबाकू, टमाटर, पिट्यूनिया आदि की पत्तियों के डिस्कों का व्यापक सहसंवर्धन करते हैं, जिनके द्वारा उत्पादित एसिटोसिरिगोन वीर ऑपरेंस का सक्रिय करता है, जिससे क्या होता है, पारजीन सहित टी डीएनए बहुत सी कोशिकाओं में प्रवेश करके पादप जीनोम में समाकलित हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, तो जो ट्रांसफर डीएनए है जिसमें हमारा लक्ष्य वाला जीन है वो बहुत सी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है और पादप जीनोम में समाकलित हो जाता है और पादप जीनोम के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, 2 दिन बाद रूपांतरित पादप कोशिका को उपयुक्त पोष पदार्थ पर संवर्धित करके वरण करते हैं। 2 दिन बाद फिर क्या करते हैं अपन, रूपांतरित जो पादप कोशिका है जिसमें अपन ने ये ट्रांसफर डीएनए डाला है, ठीक है, उनको पोष पदार्थ देकर संवर्धित करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इस पोष पदार्थ में देके पोष पदार्थ के रूप में अपन क्या देते हैं, पोष पदार्थ में कार्बेनिसिलिन मिला देते हैं, जिसके कारण एग्रोबैक्टीरियम की कोशिकाएं मर जाती है और केवल इस पोष पदार्थ में रूपांतरित पादप कोशिकाएं विभाजित होती हैं। इससे बाकी जो एग्रोबैक्टीरियम की कोशिकाएं होती है वो तो मर जाती है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य जीन वाला टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर डीएनए जो है वो सिर्फ रूपांतरित होता है, पादप कोशिकाओं में विभाजित हो पाती है, जो प्रो की पुनर्जनन करती है, जिससे प्रो का पुनर्जनन होता है, जो वायवीय भाग होता है पौधे का, तना, पत्तियां, इनका पुनर्जनन होता है। इन प्रो को विलग करके अनेक
इनमें जड़ उत्पादित करके दृढ़ीकरण के पश्चात मिट्टी में रोपकर रूपांतरित पौधे प्राप्त करते हैं। इन प्रो को विलग करके यानी अलग करके जड़ उत्पादित करते हैं, फिर इनसे जड़ें निकलवाते हैं। जब इनसे जड़ें निकल जाती हैं तो इनको मिट्टी में रोप कर क्या करते हैं, पौधे उगाते हैं। एस्पेरागस, प्याज आदि एक बीजपत्रियों में भी एग्रोबैक्टीरियम संक्रमण करता है। ठीक है, प्याज और एस्पेरागस में भी एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है, अपनी वृद्धि दिखाता है, संक्रमण करता है। किंतु एक बीजपत्री कोशिकाओं के दक्ष रूपांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम के साथ इनके सहकल्चर के समय एसिटोसिरिगोन को भी पोषक पदार्थ में मिलाते हैं। जब ये संक्रमण तो करता है, लेकिन एक बात इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, एक बीजपत्री कोशिकाओं के दक्ष रूपांतरण के लिए, अच्छे से रूपांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम के साथ जो इनका सहकल्चर के समय एसिटोसिरिगोन मिलाते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ में एसिटोसिरिगोन देते हैं। मक्का आदि कुछ पौधों की कोशिकाएं ऐसा पदार्थ उत्पादित करती है जो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा रूपांतरण घटाते हैं। अब मक्का में क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं इनकी कोशिकाएं जो एग्रोबैक्टीरियम द्वारा रूपांतरण को कम करते हैं। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए पोषक पदार्थ में अतिरिक्त क्या मिलाते हैं, हम अपन एसिटोसिरिगोन मिला देते हैं। अगर ट्रांसफर डीएनए टीआई प्लाज्मेट द्वारा अपन ट्रांसफर करवा रहे हैं मक्का के अंदर, तो मक्का के अंदर एक समस्या आती है कि इसमें कुछ पौधों की कोशिकाएं जो होती है वो ऐसे पदार्थ बनाती हैं जो रूपांतरण को कम करती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अतिरिक्त मात्रा में क्या मिलाते हैं, एसिटोसिरिगोन मिलाते हैं। फिर दूसरा है पादप रूपांतरण। ठीक है, पादप रूपांतरण में क्या होता है, देखिए एरबिडोप्सिस के बीजों को एग्रोबैक्टीरियम के ताजे कल्चर में डुबाने पर इन बीजों से प्राप्त पौधों की कुछ संततियों में स्थायी रूपांतरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो एरबिडोप्सिस एक पौधे का नाम है, इसके बीजों को जब एग्रोबैक्टीरियम के ताजे कल्चर में या घोल में अपन डुबाते हैं तो पौधों से हमें क्या संततियां जो प्राप्त होती है वो स्थायी रूपांतरण वाली होती है। इसके अतिरिक्त एरबिडोप्सिस पौधों को फूल आने से पहले एग्रोबैक्टीरियम के ताज़ा कल्चर में डुबाने पर भी ये परिणाम प्राप्त होते हैं। इससे स्थायी रूपांतरण प्राप्त होते हैं। सिर्फ बीजों को डुबाते हैं और जब फूल आने से पहले की स्थिति होती है, जब फूल आने वाले होते हैं, तब भी अगर अपन इसको एग्रोबैक्टीरियम के कल्चर में डुबाते हैं तो भी हमें सेम परिणाम प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, ऐसी धारणा है कि बीजों के अंकुरण के समय कोशिकाएं पौधे में प्रवेश करती हैं। जब बीजों के अंकुरण होता है तब कोशिकाएं पौधे में प्रवेश करती है, ऐसा माना जाता है। आंशिक निर्वात भी एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाओं के पौधों में प्रवेश में सहायक है। आंशिक निर्वात होना चाहिए। आधा निर्वात मतलब कोई भी माध्यम हो तो वो थोड़ी मात्रा में वहाँ पर माध्यम उपस्थित होना चाहिए। बिल्कुल निर्वात का मतलब तो है कि कोई भी प्रकार का माध्यम ना हो। तो ये आंशिक निर्वात एग्रोबैक्टीरियम कोशिकाओं के पौधे में प्रवेश में सहायक होता है, पौधे में प्रवेश करने में सहायता करता है, जो बाद में फूलों में बनने वाले युग्मनजों का रूपांतरण करती है। जो बाद में क्या होता है, फूलों में बनने वाले युग्मनजों का रूपांतरण करती है। फिर है पादप वायरस वाहक। ठीक है, अब टीआई प्लाज्मिड वाला अपन ने देखा। अब पादप वायरस वाहक, कुछ पादप वायरस वाहक भी होते हैं। ठीक है, देखिए वायरसों में निम्नलिखित अच्छे वाहक के गुण होने के कारण उपयोग किया जाता है। वायरस का भी उपयोग किया जाता है, जो किसमें, वाहक के रूप में उपयोग करते हैं, जो हमारे इच्छित जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वाहक में क्या गुण होते हैं जिनके कारण इनका वायरस में क्या गुण होते हैं जिनके कारण इनका वायरस वाहक में उपयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि वायरस में उपस्थित गुणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण इनका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर वाहक के रूप में वायरस के गुण बताइए, 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला गुण क्या है, ये वयस्क पौधों की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये वयस्क पौधों की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, यानी जो पौधे वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, तब उनको संक्रमित करते हैं। यानी जब उनकी जनन करने की क्षमता आ जाती है, जब वो जनन करना स्टार्ट कर देते हैं, तब उनकी संक्रमित करते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा लक्षित जीन उनके जनन के समय क्या हो जाता है, उनके साथ में स्थानांतरित हो जाता है, बीजों के अंदर आ जाता है। प्रत्येक कोशिका में इनकी बहुत प्रतियां उत्पन्न होती है। चाहे कोई भी कोशिका हो, वायरस जब संक्रमण करता है तो अपनी कई सारी कोशिकाओं की कॉपी बना लेता है। ठीक है, जिससे डीएनए निवेशीय द्वारा कोडित प्रोटीन की अधिक मात्रा प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, हमें इनको कॉपी बनाने के लिए, विभाजित करने के लिए क्या होता है
किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये अपने आप में बहुत तेज़ गति से वृद्धि करता है, जिससे हमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। तीसरा है, कुछ वायरस सर्वांगी होने के कारण पूरे पौधे में फैल जाते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सर्वांगी होते हैं, यानी पूरे पौधे में चले जाते हैं, पौधे में फैल जाते हैं। एक जगह अपन कहीं भी डालेंगे तो वो पूरे पौधे में फैल जाएंगे, जिससे इनका उपयोग पौधों के लक्षण प्रारूप में सुधार तथा पुनर्योजित प्रोटीनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। जिससे इनका उपयोग किया जाता है पौधे के जो लक्षण प्रारूप के सुधार में, अर्थात बाहर से जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके सुधार में, कि कोई पौधा छोटा रह रहा है, उसको लंबाई बढ़ानी है तो वायरस का वाहक के रूप में उपयोग करके अपन किसी लंबाई वाले जीन को प्रवेश करवा देते हैं कहीं भी। अगर उसके पौधे के किसी भाग में, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल कहीं में भी डालेंगे तो वो क्या होगा, पूरे पौधे में फैल जाएगा। अतः पुनर्योजित प्रोटीनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। साधारणतः पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ यानी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका कार्य पौधों में क्या करता है, वायरस में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है, वो होता है आरएनए। यानी पौधों के अंदर, हमारे अंदर जैसे डीएनए पाया जाता है जो क्या करता है, एक स्थान से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है गुणों को, लेकिन वायरस के अंदर आरएनए होता है, वही कार्य आरएनए करता है। ठीक है, अतः इस समूह के दो वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस टीएमवी व ब्रोम मोजेक वायरस बीएमवी काफ़ी उपयोगी है। तो वाहक के रूप में अपन तंबाकू मोजेक वायरस और बीएमवी ब्रोम मोजेक वायरस का उपयोग ज़्यादा करते हैं। किंतु सबसे अधिक डीएनए जीनोम वाले दो वायरस समूहों कोलिमो वायरस एवं जेमिनी वायरस का उपयोग किया जा रहा है। आज के समय अपन सबसे अधिक किसका उपयोग कर रहे हैं, कोलिमो वायरस और जेमिनी वायरस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आगे फूल गोभी मोजेक वायरस। ठीक है, यह कोलिमो वायरस समूह का वायरस है। ये क्या है, कोलिमो वायरस समूह का वायरस है। इस पर सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग फूल गोभी का जो मोजेक वायरस होता है उसका उपयोग वाहक के रूप में ज़्यादा करते हैं जीन स्थानांतरण में। फूल गोभी मोजेक वायरस द्विबीजपत्री पौधों के सबसे बड़े समूह को संक्रमित करता है। ये द्विबीजपत्री पौधों के जो सबसे बड़े समूह होते हैं उनको संक्रमित करता है, किंतु इसके जीनोम में एक सीमित लंबाई के डीएनए निवेशीय की ही क्लोन किए जा सकते हैं। लेकिन इसकी एक कमी भी यह है कि इसमें जो जीनोम में एक सीमित लंबाई के डीएनए ही अपन बना सकते हैं। ठीक है, क्लोन किए जा सकते हैं, उनकी कॉपियाँ बनाई जा सकती हैं। अतः एक वाहक के रूप में इसका उपयोग बहुत ही सीमित समय किया जाता है। वाहक के रूप में इसका उपयोग बहुत थोड़ा कम किया जाता है। फिर है जेमिनी वायरस। जेमिनी वायरस बहुत से द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री पौधों को संक्रमित करता है। ये वायरस कीटों द्वारा संचरित होता है, और ये वायरस किसके द्वारा, कीटों द्वारा संचरित होता है। ठीक है, फैलता है। इनका डीएनए एक लड़ीय होता है, यानी द्विलड़ीय नहीं होता है। इनका डीएनए एक लड़ीय होता है, सिंगल ऐसे। ठीक है, हमारा द्विहेलिक्स होता है, यहाँ पे डबल होता है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। हमारा इस तरीके से द्विलड़ीय होता है, इनका एक लड़ीय होता है। गेहूं का बोना वायरस, मक्का का रेखा वायरस, दोनों का क्रमशः गेहूं व मक्का के पौधों में एग्रो संक्रमण के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। गेहूं का बोना वायरस और मक्का का जो रेखा वायरस है, इनका उपयोग करके अपन गेहूं और मक्का के पौधों में इच्छित जीन प्रवेश करा के सुधार में ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है आजकल। फिर है टोबैको मोजेक वायरस। टीएमवी में एक आरएनए जीनोम होता है, एक आरएनए जीनोम होता है जो एमआरएनए की तरह, मैसेंजर आरएनए की तरह, यानी संदेशवाहक आरएनए की तरह कार्य करता है। आरएनए वायरस का उपयोग वाहक की तरह निम्न दो प्रकार से होता है। आरएनए वायरस का उपयोग दो प्रकार से होता है एक वाहक के रूप में। ठीक है, वायरस जीनोम के सी डीएनए की प्रति का उपयोग ई कोलाई में क्लोनिंग के लिए किया जाता है। इस वायरस जीनोम में जो टीएमवी होता है उसके वायरस जीनोम में जो सी डीएनए की प्रति यानी कॉपी का उपयोग अपन ई कोलाई में क्लोनिंग के लिए करते हैं। ई कोलाई जीवाणु के अंदर क्लोनिंग के लिए करते हैं। संक्रमित आरएनए की प्रतियों को पुनर्योगज वायरस में जीनोम में सी डीएनए के पात्र अनुलेखन द्वारा पात्र संक्रमण में उपयोग के लिए उत्पादित करते हैं। ठीक है, टीएमवी का उपयोग और कहाँ करते हैं, इसका जो संक्रमित आरएनए की प्रतियों को पुनर्योगज वायरस के जीनोम में डीएनए के पात्र अनुलेखन यानी पुनर्योगज वायरस के जीनोम में सी डीएनए के पात्र अनुलेखन यानी पात्र के अंदर बाहर यानी पौधे से बाहर संक्रमण करवाने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
फिर है ब्रोम मोजेक वायरस। ब्रोम मोजेक वायरस क्या करता है? ब्रोम मोजेक वायरस ग्रेमिनी कुल की जो सहित कुछ प्रजातियों में ही संक्रमण करता है। जो ब्रोम मोजेक वायरस होता है वो ग्रेमिनी कुल की जो सहित कुछ एक प्रजातियों में ही संक्रमण के लिए काम में आता है। इसके जीनोम के 3 खंड होते हैं, 1, 2, 3 होते हैं। इनमें सफल संक्रमण के लिए तीनों खंडों द्वारा संक्रमण अनिवार्य होता है। इसका जीनोम का 3 खंड होते हैं यानी 3 भागों में इसका जीनोम बट रहा होता है BMV का, ठीक है, ब्रोम मोजेक वायरस का। अगर हमें संक्रमण करवाना है, ठीक है, हमें हमारा इच्छित लक्षण जो जीन है, इच्छित लक्षण आने वाले पौधे में इसके द्वारा डालना है, ठीक है, और उसमें आराम से वो अपनी अभिव्यक्ति करे, तो इसके लिए ये ज़रूर चाहिए कि इसके तीनों खंडों का संक्रमण होना जरूरी है, ठीक है। 3 में से अगर कोई 2 भी गया तो हमें हमारा इच्छित लक्षण आने वाली पीढ़ियों में नहीं दिखेगा। इस जीनोम के खंड 3 में देखिए CP जीन होता है। यह DNA निवेश के समाकलन का एकमात्र स्थल है। इसमें जब तो DNA का जो अपन समाकलन करते हैं, जो इच्छित जीन वाला TI प्लाज्मिड वाला DNA है, ठीक है, जो DNA जिस पर जीन उपस्थित है हमारा इच्छित लक्षण वाला, वो अगर हमें कहीं डालना है तो इसके जीनोम का जो तीसरा खंड है में एक स्थल होता है CP जीन होता है, ठीक है, जो DNA के निवेशीय के समाकलन का एकमात्र स्थल है। सिर्फ CP स्थल में CP जीन के अंदर ही अपन डाल सकते हैं, ठीक है। सवाल पूछ ले BMV के कौन से भाग में अपन DNA का समाकलन या निवेशित कर सकते हैं, तो वो है इस BMV का जीनोम के तीसरे खंड में। CP जीन में CAT जीन को समाकलित करके जो के प्रोटोप्लास्ट का संक्रमण करने पर उनमें CAT जीन की उच्च अभिव्यक्ति होती है। CP जीन में अपन CAT जीन को समाकलित करते हैं तो जो का जो प्रोटोप्लास्ट का संक्रमण करने पर क्या होता है, उसमें CAT जीन की उच्च अभिव्यक्ति होती है, यानी उच्चता से दर्शाता वो अपनी फुल बहुत अधिक मात्रा में प्रतियां बनाता है। फिर है आगे देखिए कृत्रिम गुणसूत्र। कृत्रिम गुणसूत्र क्या है उसके बारे में अपन चर्चा। कृत्रिम गुणसूत्र क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए कृत्रिम गुणसूत्र प्रारूपीय वाहक सामान्यतः बड़े DNA खंडों को सफलतापूर्वक नहीं ले जा सकते। जो प्रारूपीय वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, जो बड़े DNA खंडों को नहीं ले जा सकते, छोटे DNA खंडों को ले जा सकते। इस समस्या के निवारण के लिए कृत्रिम क्रोमोसोम का विकास किया गया है। इनको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आतिथ्य कोशिका में प्रवेश के पश्चात ये अतिथि कोशिका में पूर्ण रूप से गुणसूत्र की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र BAC, ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र YAC, ठीक है, 2 प्रकार के उदाहरण दे रखे हैं। ये कृत्रिम गुणसूत्र होते हैं, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है, और ये कृत्रिम गुणसूत्र इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन जब ये प्रवेश करते हैं किसी कोशिका में, अपन इसका प्रवेश करवाते हैं तो ये बिल्कुल प्राकृतिक गुणसूत्र की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, जैसे एग्रो संक्रमण। अब कृत्रिम गुणसूत्र द्वारा संक्रमण की विधियाँ। एग्रो संक्रमण विधि उन वायरस वाहकों के लिए अपनाई जाती है जिनका संचरण उनका प्राकृतिक कीट वाहक करता है, जैसे जेमिनी वायरस, ठीक है। अब एग्रो संक्रमण विधि उन वायरस वाहकों के लिए अपनाई जाती हैं जिनका संचरण उनका प्राकृतिक कीट वाहक करता है। प्राकृतिक कीट वाहक ही करता है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, ठीक है, जैसे जेमिनी वायरस होता है। इन वायरस वाहकों में DNA निवेशीय का समाकलन करने के बाद वाहक को TI प्लाज्मिक के tDNA खंड में समाकलित करते हैं। इसमें वायरस वाहकों में DNA अपन निवेशित कर देते हैं, ठीक है, फिर इसका जो TI प्लाज्मिड का tDNA खंड होता है वहाँ उसको डाला जाता है। इस TI प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में प्रवेश करके इस एग्रोबैक्टीरियम को पादप कोशिकाओं के साथ सहसंवर्धन करते हैं। इस एग्रोबैक्टीरियम को अपन क्या करते हैं, पादप कोशिकाओं के साथ सहसंवर्धन करते हैं, ठीक है। इस विधि से कम 2 जेमिनी वायरस MSV और WDV का स्थानांतरण किया जा सकता है। इस विधि से अपन 2 जेमिनी वायरस MSV और WDV का स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम। फिर देखिए द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक जो पादप हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे जो द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप कौन कौन से हैं, ठीक है, आपको नाम पूछ सकता है कि 3-5 द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादपों के नाम लिखिए। तो देखिए तंबाकू जिसका वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबेकम, पिटूनिया हाइब्रिडा, टमाटर लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, आलू सोलेनम ट्यूबेरोसम,
बैंगन सोलेनम मेलोंजियाना, सूरजमुखी हेलेंथस एनस, तोरिया ब्रेसिका नेपस, गोभी की जातियाँ ब्रेसिका ओलरेसिया स्पीसीज, ठीक है, कपास गोसिपियम स्पीसीज, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, गाजर का डाकस कैरोटा। ये कुछ द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप के उदाहरण हैं जिनमें ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसफर जो जीव, इनमें इच्छित जीन डालकर इनसे हमारी इच्छित गुणों वाली जो पादप प्रजातियां विकसित की गई हैं, ठीक है। जैसे तंबाकू में कोई कमी है तो उसमें हमारा इच्छित जीन डाल के हमारे तंबाकू के पादप में ऐसा तंबाकू का पादप होना चाहिए, तो वो इच्छित गुण वाला कि हमारे तंबाकू के पादप में ऐसे गुण होने चाहिए, तो वो इच्छित गुण डालकर जो पादप बनाया गया है उन्हें ट्रांसजेनिक पादप कहते हैं। और ये द्विबीजपत्री होता है, इसलिए इसको द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण हैं। आपको पूछ ले द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण लिखिए, 5 उदाहरण लिखिए 1 नंबर में, ठीक है, तो ये आपका होता है। फिर देखिए एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप कौन कौन से हैं जिन पर ट्रांसफ़र करके डीएनए को, जीनोम को ट्रांसफ़र करके जीन को, इच्छित जीन को ट्रांसफ़र करके बना सकते हैं। तो जैसे चावल दे के ओराइडा सेटाइवा, ये एक बीजपत्री पादप ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण हैं। राई है सेकल सेरेलिया, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टाइवम, मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज, जई का एविना सेटाइवा। ये कुछ एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप हैं जिनमें क्या किया गया है, इच्छित जीन का स्थानांतरण किया गया है, प्रवेश कराया गया है। फिर कुछ ट्रांसजेनिक जंतु भी हैं जो बनाए गए हैं जिनमें इच्छित जीन डाले गए हैं। तो देखिए मानव परकनली शिशु द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, शिशु के अंदर इच्छित जीन डाल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं। पात्रे निषेचन द्वारा एवं भ्रूण प्रतिरोपण द्वारा अपन ट्रांसजेनिक जंतु बना सकते हैं। 3 विधियाँ, एक तो परकनली शिशु, मानव परकनली शिशु द्वारा, पात्रे निषेचन, पात्र के अंदर निषेचन फर्टिलाइजेशन करवा के, भ्रूण प्रतिरोपण यानी फिर क्या, पात्र निषेचन करवाने के बाद भ्रूण को बाहर ही विकसित करके फिर क्या करते हैं, भ्रूण का अपन मादा के शरीर में प्रतिरोपण करते हैं। अब उत्कृष्ट नस्ल के बहुत से पशु उत्पन्न करना अति अंडो उत्सर्ग, उत्कृष्ट नस्ल के जो बहुत से पशु उत्पन्न करना चाहते हैं अपन, तो अति अंडो उत्सर्ग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडो उत्सर्ग। पात्रे निषेचन, भ्रूण का खंडन, भ्रूण को तोड़ना एवं भ्रूण प्रतिरोपण द्वारा होता है। ये तो विधियाँ अपनाई जाती हैं ट्रांसजेनिक जंतु बनाने में उत्कृष्ट नस्ल के पशुओं के लिए, और ये है हमारे मानव के लिए, ठीक है। ऊपर वाली मानव में 3, परकनली शिशु, पात्र निषेचन और भ्रूण प्रतिरोपण, ठीक है। फिर है cDNA लाइब्रेरी क्या होती है। cDNA लाइब्रेरी क्या होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत अपन। देखिए cDNA लाइब्रेरी में रूपांतरित जीवाणु भोजी बैक्टीरिया लाइनों की समष्टि होती है। cDNA लाइब्रेरी में जो रूपांतरित जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरिया की लाइनें या लाइसेट्स की समष्टि होती हैं, जिसमें किसी जीव से प्राप्त सभी दूत आरएनए यानी mRNA, मैसेंजर आरएनए cDNA निवेशियों के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं, cDNA लाइब्रेरी में क्या होते हैं, इसमें प्राप्त सभी आरएनए निवेशियों के रूप में उपस्थित होते हैं। जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। ये cDNA निवेशित प्लाज्मिडों या फेज वाहकों में होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, cDNA, ये निवेशित जो प्लाज्मिड है जिसमें अपन ने क्या किया है, जिसमें अपन इच्छित जीन वाला DNA अपन स्थानांतरित करते हैं, उन प्लाज्मिडों में या फेज वाहकों में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, जिन ऊतकों में प्रोटीन का सक्रिय रूप से संश्लेषण रहता है, ऐसे ऊतकों में पौधों में जड़, पत्तियां व तने के अग्रभाग में होते हैं, ठीक है। देखिए जिन ऊतकों में प्रोटीन का सक्रिय रूप से संश्लेषण होता है, जिनमें प्रोटीन सक्रिय रूप से बढ़ता रहता है, बनता रहता है, ऐसे ऊतक पौधों में कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों के अग्रभाग में
पत्तियों के अग्रभाग में और तने के अग्रभाग में, क्योंकि इनका अग्रभाग ही क्या करता है, लगातार वृद्धि करता है। ठीक है, अग्रभाग ही लगातार वृद्धि करता है। तो देखिए, इनमें mRNA को पृथक करके cDNA लाइब्रेरी भी बनाई जा सकती है। इनमें क्या करते हैं, इनके अग्रभाग में से इनमें से अपन क्या कर सकते हैं, mRNA को यानी मैसेंजर या दूत RNA को अलग करके cDNA लाइब्रेरी बनाई जा सकती है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का प्रयोग करके mRNA से cDNA बनाया जा सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी जो उल्टा चलने वाली प्रक्रिया है, इस एंजाइम का जो प्रक्रिया को उल्टा चलाता है, ठीक है, उस एंजाइम का प्रयोग करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उसका उपयोग करके mRNA को cDNA बनाया जा सकता है, जिसको फिर द्विसूत्री बनाकर क्लोन करने में प्रयोग करते हैं। इसको फिर द्विसूत्री डबल स्टैंडर्ड या द्विभित्ति वाला द्विसूत्री बनाकर क्या कर सकते हैं, इसका अपन क्लोन बनाने में उपयोग कर सकते हैं। फिर कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, क्या बनाया गया है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्च वर्गीय पादपों में अनेक वांछित जीनों को निवेशित कराकर उनमें वांछित लक्षण उत्पन्न किए गए हैं। कई सारे पौधों में हमारे इच्छा वाले जीन प्रवेश कराकर इच्छित लक्षण उत्पन्न किए गए। इनमें से मुख्य कौन कौन से पौधे हैं जिनका अपन खेती में भी उपयोग करते हैं, तो देखिए बीटी कपास। ये बीटी का मतलब होता है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। जीवाणु से कीटनाशी प्रोटीन बनाने वाले जीन को कपास में स्थानांतरित कर बीटी कपास बनाया गया है। यानी कीटों का नाश करने वाले, जो कपास के पौधे में कई सारे कीट लग जाते हैं, तो इससे लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए, नाश करने का, उन कीटों को नाश करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए इनमें जो कीटनाशी प्रोटीन, जो कीटों की नाश करने की क्षमता रखता है, वो प्रोटीन अंदर डाल के जीन को कपास में स्थानांतरित करके अपन ने क्या बनाया है, बीटी कपास बनाया है। ठीक है, इस कपास को गुलाबी सड़न कीट जैसे ही खाता है वह मर जाता है और उपज ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है, यह जीन कपास में जो स्थानांतरित किया गया और बीटी कपास बनाया गया, इस बीटी कपास को जैसे ही कोई गुलाबी सड़न वाला कीट खाता है, ठीक है, पिंक बॉलवर्म, ठीक है, जैसे ही खाता है तो वो कीट मर जाता है और उपज ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर है फ्लेवर सेवर टमाटर। ये ट्रांसजेनिक टमाटर हैं। ठीक है, टमाटर की अधिक समय तक संग्रहित नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक समय तक संग्रहित करने पर ये खराब हो जाते हैं। हम टमाटर को क्या करते हैं, अधिक समय तक संग्रहित भंडारित नहीं कर सकते। हमारे टमाटर की फसल हुई है तो हमें उसको हाथों हाथ ज़्यादा कम से कम समय में उसको बेचना पड़ेगा। ज़्यादा अगर अपन उसका भंडार करके रखेंगे तो वो तो सड़कर खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसका संग्रहण समय बढ़ाने के लिए, तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए इसका संग्रहण समय, अपन भंडारण समय ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रख सकें। ये भंडारण का जो समय होता है बढ़ाने के लिए कोशिका झिल्ली नष्ट करने वाले एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज की मात्रा एंटीसेंस आरएनए तकनीक के द्वारा कम कर दी जाती है। इसमें कोशिका झिल्ली नष्ट करने वाला जो एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरेनोज की मात्रा एंटीसेंस आरएनए तकनीक के द्वारा कम कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें जो एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देता है, जिससे ये सड़ने लगते हैं, उस एंजाइम को मात्रा को क्या करते हैं अपन, एंटीसेंस आरएनए तकनीक द्वारा कम कर देते हैं। ठीक है, जिससे अब वो कोशिका झिल्ली नष्ट करने वाला जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनोज एंजाइम है उसकी मात्रा कम कर देते हैं, तो इसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। ये कम समय में खराब नहीं होता है, इसको खराब होने में ज़्यादा समय लगता है। फिर है ट्रांसजेनिक मक्का। लाइसिन नामक अमीनो अम्ल की अधिकता वाले प्रोटीन उत्पादक जीन को मक्का में स्थानांतरित करके ट्रांसजेनिक मक्का तैयार किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेनिक मक्का 1 नंबर के सवाल में। ठीक है, कि लाइसिन नामक अमीनो अम्ल के ट्रांसजेनिक मक्का बनाने के लिए इसमें क्या प्रवेश कराया जाता है, लाइसिन नामक अमीनो अम्ल की अधिकता वाले प्रोटीन उत्पादक जीन को अपन मक्का में स्थानांतरित करके ट्रांसजेनिक मक्का तैयार किया जाता है। फिर खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण। अब खरपतवारनाशी यानी खरपतवार को नाश करने वाले प्रतिरोधी पादपों का भी निर्माण किया गया है इस तकनीक द्वारा। देखिए, खरपतवार का जो प्रभाव होता है वो खरपतवारों के साथ साथ फसल पर भी पड़ता है।
खरपतवार पर अगर कोई रोग भी लगता है तो उसका प्रभाव किस पर, सिर्फ खरपतवार पर नहीं होता है, इसके साथ साथ उसका प्रभाव किस पर भी दिखाई देता है, जो फसल साथ में उगी होती है उन पर भी दिखता है। अतः फसल को खरपतवार नाशकों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाना लाभकारी होता है। इसीलिए क्या हो, हमें खरपतवार के प्रति, हमारी फसल खरपतवारों से लड़ सके इसके लिए क्या करते हैं, इसको प्रतिरोधी बनाना, खरपतवार के प्रति प्रतिरोधी बनाना लाभकारी होगा। जैसे ग्लाइसोफेट प्रतिरोधकता तंबाकू और टमाटर, ये ग्लाइसोफेट प्रतिरोधकता तंबाकू और टमाटर में डाली जाती है, जिससे तंबाकू और टमाटर की खेती के बीच जो खरपतवार के फसल खरपतवार उगता है उससे ये लड़ने का काम करते हैं। फिर है फास्फोथ्राइसिन प्रतिरोधकता, ये सिर्फ तंबाकू में। सल्फोनाइल यूरिया व इमिडेजोलिन्स प्रतिरोधकता टमाटर, चुकंदर, सरसों में। और ट्राइएजिन्स प्रतिरोधकता सलजम, गोभी में आदि में डाला जाता है, ठीक है। जिससे ये क्या करते हैं, ये सलजम, गोभी, टमाटर, चुकंदर, सरसों, तंबाकू, ये सब अपने अंदर प्रतिरोधकता, खरपतवार के विरुद्ध प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। जिससे इनमें अगर खरपतवार उगते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए नरबंधीय पौधों की प्राप्ति। नरबंधीय पौधों की प्राप्ति अपन कैसे करते हैं, तो देखिए एक जीवाणु होता है बेसिलस, एक जीवाणु होता है जिसका नाम है बेसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस के बोर्नेस जीन को तंबाकू एवं तोरिया के पौधों में निवेशित कराकर इनमें नरबंधीयता उत्पन्न कर देते हैं, यानी जिससे नरबंधीय होते हैं, ठीक है। नर आगे जनन नहीं कर पाते हैं, नरबंधीयता उत्पन्न कर देते हैं। इस जीवाणु बैक्टीरिया में, अब कौन सा जीवाणु काम में लेते हैं तंबाकू के अंदर नरबंधीयता उत्पन्न करने के लिए, तंबाकू और तोरिया में, तो बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। सवाल 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि तंबाकू और तोरिया में नरबंधीयता उत्पादित करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए किस जीवाणु का उपयोग करता है, तो बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी जीवाणु बैक्टीरिया में एक अन्य जीन बारस्टार एक प्रोटीन कोडित करता है, ठीक है। इस जीन के प्रयोग से नर उर्वरक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसी जीवाणु बैक्टीरिया में एक अन्य जीन होता है जो बारस्टार एक प्रोटीन कोडित करता है, बारस्टार प्रोटीन बनाता है, जो क्या करता है, बंधीय नरों को उर्वर बना सकता है, उनमें जनन क्षमता उत्पन्न कर सकता है। इस जीन के प्रयोग से नर उर्वर पौधे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। संकर बीज उत्पादन के लिए बॉर्नेज नरबंधीय पौधों का संकरण बारस्टार से करवाते हैं। जो संकर बीज उत्पादन करवाना हो, जिसमें दोनों गुण हो, नरबंधीय और नर उर्वर का, ठीक है, तो ऐसे पौधों के उत्पादन के लिए बोर्नेज नरबंधीय पौधों का संकरण बारस्टार से करवाते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त संकरण पौधों में बोर्नेज आर्नेज को बारस्टार प्रोटीन निरोधित कर देता है, अतः ये पौधे नर उर्वरक होते हैं। जिससे क्या होता है कि जो संकर पौधों में जो बार आरएनएज को बारस्टार प्रोटीन निरोधित कर देता है, जो बोर्नेज आरएनएज होता है जो नर को बंधीय बनाता है, ठीक है, उसको ये बारस्टार जो क्या करता है, नर को उर्वर बनाता है। ये जाके दोनों की आपस में जैसे ही क्रिया होती है, ये इसको क्या कर देता है, निरस कर देता है। जिससे सभी पौधे क्या होते हैं, बारस्टार प्रोटीन के कारण क्या होते हैं, सभी पौधे उर्वर होते हैं। जो नर पौधे होते हैं वो सब उर्वर बनते हैं, ठीक है। अब पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाने के लिए भी अपन कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ जीवाणु, जैसे राइजोबियम मेलिलोटी के निफ जीन N2 स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस वाहक के उपयोग द्वारा गेहूं, चावल इत्यादि में स्थानांतरित करवाकर इनमें N2 की स्थिरीकरण की क्षमता विकसित की गई है। जो देखिए राइजोबियम एग्रोबैक्टीरियम, इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम जो मटर कुल के पादप होते हैं, ठीक है, उनकी जड़ों में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अर्थात वायुमंडल, पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है और वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई भी बहुत ज़्यादा चाहिए जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन वो काम की कुछ नहीं है, वो पादप के लिए काम की कुछ नहीं है, क्योंकि पादप के अंदर ऐसी क्षमता ही नहीं होती है कि वह डायरेक्ट नाइट्रोजन को उपयोग कर सके, और वो पादप के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है। तो पादप के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन उसको डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते। इसका मतलब तो क्या करें, तो उसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, जिससे
जिससे नाइट्रोजन को किस में बदला जाता है, NO2 और NO3 में बदला जाता है, नाइट्रोजन के यौगिक में बदला जाता है। तो नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना, वायुमंडल की नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, ये कार्य है और ये कार्य राइजोबियम करता है, राइजोबियम मेलिलोटी करता है कि निफ जीन जो होता है, जो निफ जीन होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के वाहक के द्वारा उपयोग करते अपन गेहूं चावल में भी प्रवेश करवा सकते हैं और गेहूं चावल इत्यादि में स्थानांतरित करवाकर इनमें गेहूं चावल में भी अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता बना सकते हैं, क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये कुछ कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के मैं अपन ने 5-6 पादप पढ़े हैं, इम्पोर्टेंट है। आपको 2 नंबर या 3 नंबर के सवाल में ये पूछा जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व समझाइए, 3-4 उदाहरण आपसे मांग सकता है। तो इन 5-6 में से कोई भी अपन 3-4 उदाहरण आपको लिखने होंगे। ठीक है, फिर है पादप उत्तक संवर्धन, परिभाषा, शब्दावली एवं विधियाँ। ये अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे और इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।